Hi everyone. So today's topic, what we are going to do, culture and leadership. कल्चर एंड लीडरशिप आपका टॉपिक लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट के सब्जेक्ट में आता है, जो कि आपके एमबीए में भी आता है, बीकॉम ऑनर्स में भी आ रहा है। तो कल्चर एंड लीडरशिप एक ग्रोइंग टॉपिक है और एक एमर्जेंट टॉपिक है, या फिर आप उसे बोल सकते हो एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है। तो ये टॉपिक्स आपको मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में भी मिलेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मिलेंगे जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द कंटेंट्स। सो तो कंटेंट्स में क्या क्या बात करेंगे हम। मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मीनिंग क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वो हम एडगर शेन्स की करेंगे या फिर इसे सोर्सेज भी बोला जाता है। व्हाट कैन लीडर्स डू टू क्रिएट अ मोर इथिकल कल्चर, वो इथिकल कल्चर बनाने के लिए लीडर्स क्या क्या काम करेंगे, एंड हाउ कैन लीडर्स क्रिएट एंड मेंटेन पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो लीडर्स को क्या क्या काम करने चाहिए एक पॉजिटिव कल्चर को लाने में। साथ ही साथ कंपीटिंग वैल्यूज़ फ्रेमवर्क, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो ये इमर्जिंग इश्यूज़ का टॉपिक है और आपको ये काफ़ी जगह मिल जाएगा ये टॉपिक। लेट्स बिगिन। So the first one, what is culture? Culture is the tacit social order of the organization. It shapes attitudes and behaviors and wide-ranging and durable ways. Cultural norms define what is encouraged, discouraged, accepted or rejected within a group. तो कल्चर क्या होगा, सिंपल सी सरल भाषा में कल्चर है आपके एटीट्यूड्स, वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, रिलीजन, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आपकी कल्चर में इन्वॉल्व होती हैं। और ये एक मल्टी डाइवर्स इश्यूज़ है, इसमें आपकी लैंग्वेज भी शामिल की जाएगी। और कल्चरल नॉर्म्स आपको डिफाइन करते हैं कि आपके ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी और कौन कौन सी डिस्करेज की जाएगी या फिर रिजेक्ट की जाएगी। तो कल्चर इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल्चर जैसे हमने डिफाइन किया कि वो एक वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है इंडिविजुअल्स का, ठीक उसी तरह ही ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रेफर्स टू द वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर कंपनी की, हर ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर कमर्शियल इंस्टीट्यूट हो, किसी भी तरह की इंस्टीट्यूट्स की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर एनजीओ की भी बात की जा सकती है। तो वैल्यू सिस्टम क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, परसेप्शन, एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह का है, द प्रिंसिपल, आइडियोलॉजीज एज वेल एज द पॉलिसीज फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इट्स कल्चर। कहाँ से पता चलता है आपको कल्चर के बारे में, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज, फिलोसफीज, क्या फिलोसफीज ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। Then it is the culture of the workplace which decides the way individuals interact with each other and behave with the people outside the company. तो ये वर्क प्लेस का कल्चर है विच डिसाइड्स द वे इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। इट मीन्स कि ये एक तरीका बताता है जिससे आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। इट डिफाइंस द पॉलिसीज, इट डिफाइंस द वे, इट डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल दैट हाउ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर even when you are working within the organization, and moreover when you are working outside the organization with other people. So the next topic is what are the essential organizational factors which affect organization culture. So Edgar Shane's 4 keys organization culture factors हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, या फिर हम इसको सोर्सेज भी बोल सकते हैं। Who is Edgar Shane? Edgar Henry Shane, born in 1928, is a renowned professor at MIT Sloan School of Management who has studied extensively in the field of organizational management. तो एडगर हेनरी शेन ने कुछ 4 कंपोनेंट्स दिए थे जिनको आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से रिलेट कर सकते हो, या फिर देखा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आपको पता चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में। अकॉर्डिंग टू शेन्स, organization do not adopt a culture in a single day. Instead, it is formed in a due course of time as the employees learn from the past experiences and start practicing it every day and thus form an organization culture. मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशंस एक ही दिन में कल्चर अडॉप्ट नहीं करती, बजाय इसके कि एम्प्लॉयज़ को कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। दे यूज़ टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर फॉलो किया जाता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसी सब कुछ एक दिन में कल्चर का पार्ट नहीं बनता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड द पास्ट एक्सपीरियंसेस फॉर्म द कल्चर।
So these are the Shane's 4 key organization culture factors. There are 4 things जिसे आप मान सकते हो कि कल्चर, इन चीज़ों से पता चलता है कि कंपनी का कल्चर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है. सबसे पहला मिथ्स एंड स्टोरीज, नंबर 2 सिम्बल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, नंबर 3 रिचुअल्स एंड नंबर 4 लैंग्वेज. सो वी विल डू इट one by one. Now let's begin with number 1, myths and stories. Myths and stories are the tales about the organization that are passed down over the time and communicate a story of the organization's underlying values. कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी स्टोरीज जो आपको सुनाई जाती है जब आप एम्प्लॉयज़ बन जाते हो उस ऑर्गेनाइजेशन की. सेम इसका एग्जांपल दिया जा सकता है आपकी खुद की फैमिली में. आपकी खुद की फैमिली में भी एक स्टोरी चलती है कि आपके जो एंसेस्टर्स थे वो कहाँ से आए थे, वो क्या करते थे, आगे जनरेशन कैसे इस्टेब्लिश हुई, नेक्स्ट जनरेशन क्या क्या काम कर रही है. तो जितना चेंज जनरेशन टू जनरेशन हुआ है वो सारी की सारी आपकी मिथ्स एंड स्टोरीज का फॉर्म ले लेती है एंड इट डिफाइंस योर वैल्यू सिस्टम. अब इसके क्या क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट. फॉर एग्जांपल स्टोरीज अबाउट CEOs. ऑलराइट, सो CEO फाउंडर्स के बारे में स्टोरीज आपको दिखेंगी वेबसाइट्स पे, या लोगों को आप बात करते हुए सुनेंगे इन बारे में. स्टोरीज अबाउट गेटिंग फायर्ड, लोगों को फायर कैसे किया गया, लोगों की छटनी कैसे की गई, उन्हें कैसे निकाला गया, किस किस सर्कमस्टांसिस में निकाला गया. स्टोरीज अबाउट हाउ द कंपनी डील्स विद द एम्प्लॉयज़ हु हैव टू रेलोकेट, जो एम्प्लॉयज़ कंपनीज छोड़कर जाते हैं उनके साथ कंपनी कैसे डील करती है. स्टोरीज अबाउट हाउ द कंपनी डील्स विद द क्राइसिस सिचुएशन, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में कंपनी ने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया. स्टोरीज वेदर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ कैन राइज टू द टॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस तरह और क्या ये पॉसिबल है कि कोई लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ भी टॉप पोजीशन ले सकता है. तो ये सारी की सारी स्टोरीज होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड की जाती है और वो ही उस कंपनी का वैल्यू सिस्टम कहलाती है. मेरिट्स क्या है मिथ्स एंड स्टोरीज़ के, और मिथ्स किसे कहेंगे. मिथ्स कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि सारी कहानियाँ सच्ची भी होती हैं, क्योंकि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है. जो चीज़ वर्बली लिखी जाती है उसमें मिथ्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. जिस तरह से मान लो एम्प्लॉयज़ को डराया जाए कि अगर वो किसी टॉप मैनेजमेंट के आगे कुछ इस तरह से बात करेंगे तो हो सकता है कि उनका डिमोशन हो जाए या फिर हो सकता है कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए. तो इस तरह के मिथ्स भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी फैलते हैं और वो भी कल्चर का पार्ट ही माने जाते हैं. अब स्टोरीज एंड मिथ्स की क्या क्या खूबियाँ हैं. हेल्पफुल इन ओरिएंटिंग न्यू एम्प्लॉयज़, जब भी न्यू एम्प्लॉयज़ को सोशलाइजेशन के लिए कंपनी में ओरिएंटेशन के लिए बुलाया जाता है तो ये स्टोरीज़ वहाँ पे सुनाई जाती हैं सीधे सीधे वे में. फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी भी कॉलेज का एनुअल फंक्शन जब होता है या फिर कुछ इस तरह की गैदरिंग की जाती है तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन किसने रखी गई, कैसे रखी गई, क्या मिशन था, क्या वैल्यू था, उनके ऊपर सबसे पहले बात की जाती है. पीपल ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन्स, और इन स्टोरीज़ की वजह से लोग अपने अपने कंक्लूजन खुद ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से कंपनी काम करती है. अच्छा वहाँ पे ये चीज़ हुई, वहाँ पे ये चीज़ हुई, तो वो सारी की सारी कंक्लूजन उनके माइंड में वो खुद बनाते हैं. कोई उनको ये नहीं बताता कि अब इसकी समरी क्या निकली. लेट्स मूव टू नंबर 2. नंबर 2 इज़ सिम्बल्स एंड आर्टिफैक्ट्स. These are the objects that can be seen and noticed and that describe various aspects of the culture. In almost any building, it provides information about the organization culture. For example, notices, policies, written principles. Symbols क्या होंगे आपके? Symbols and artifacts. Artifacts और symbols होंगे आपकी notices, policies, written principle. जो भी आपको written चीज़ें दिखाई देती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो होंगे symbols and artifacts, and it defines company culture. For example, let's say sexual harassment policies. It's being shown, it's being written on at every place. For example, let's say diversity, gender diversity, no discrimination. So these are the symbols which are kept placed at the organization, and it defines the value system, it defines the culture of the organization. Let's move to another one. Number 3, rituals. It's also called ceremonies. Rituals are recurring events or activities that reflect important aspects of the underlying culture. For example, annual lunch for the family of employees, including spouse and children. Ceremonies sends a message that individuals who exhibit high corporate values are admired as heroes. For example, annual day functions. तो रिचुअल सेरेमनीज़ की जब बात की जाती है, रिचुअल्स वो चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमारे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे एम्प्लॉयज़
बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं हम उनको एनुअल डे पर बुलाते हैं सबके सामने, उनको अवार्ड देते हैं। तो ये हो गई आपकी सेरेमनी। सेम आपकी कॉलेज में भी एनुअल फंक्शंस होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर, सेरेमनीज आर पार्ट ऑफ कल्चर। नाउ रिचुअल्स में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कंपनी इज ऑर्गेनाइजिंग डिनर for spouses of the employees as well as family members are included in it, तो it forms culture also। तो कोई आप फन पार्क जा रहे हो या फिर आप कोई ट्रिप बना रहे हो एम्प्लॉयज़ के साथ, तो ये भी रिचुअल्स या सेरेमनीज का पार्ट मानी जाती है एंड इट शोज द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लास्ट पार्ट, लैंग्वेज। Many organizations use language as a way to identify the members of a culture। तो काफ़ी सारी organizations language यूज़ करती है ताकि members culture का part important part में शामिल हो सके। Over the time they often develop jargons, phrases, certain words to identify their own members। तो यहाँ jargons का क्या मतलब है? Jargons का मतलब क्या हुआ? For example, let's say that in the social world we used to have lot of phrases। For example, let's say LOL, lots of laugh, ठीक है, ASAP, ASAP, as soon as possible। So these are the jargons, these are the short form। आप किस लिए यूज़ करते हो ये? जो आपके साथ ASAP, LOL इस तरह के वर्ड यूज़ करता है आपको, आप क्या करते हो रिटर्न में ऐसे ही वर्ड फिर आप भी यूज़ करते हो। वाई? बिकॉज ऑफ द सोशल एक्सेप्टेंस। Same in case of institutions, they do develop some kind of phrases, jargons for something. For example, let's say stationery, let's say that, timing for lunch and get together. So they generally used jargons which are being available only for the members of the employees। It means वहाँ पे क्या होता है कि सब लोगों को पता होता है कि इस छोटे से वर्ड का मतलब, इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ। हाई फाइव, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। सो हर कंपनी की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, हर कंपनी के अपने अपने जार्गन्स होते हैं और उस वजह से एम्प्लॉयज़ वहाँ कनेक्टेड फील करते हैं दैट वी आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी एंड ओनली वी नो दिस थिंग्स। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके डाइवर्सिफाइड लोगों को जहाँ पे लैंग्वेज एक बैरियर है। तो दिस क्रिएट अ सेंस ऑफ social acceptance among the organization that everybody is being part of that particular organization। So that's why it promotes acceptance to the culture। इस तरह से वो सारे लोग organization से जुड़ जाते हैं जिनके लिए language एक barrier है। Alright, so these were the 4 points which indicates that these 4 things, and anybody if want to know the culture, these 4 things are highly important: myths and stories, symbols and artifacts, rituals, language। Language is basically jargons, the terms and phrases which is used by the organization to promote acceptance for highly diversified people। The next question is, what can leaders do to create a more ethical culture? Ethical culture कैसे create किया जा सकता है? So it's related to ethics। What are ethics now? Ethics are the values, ethics are the moral beliefs, ethics are the perception of the people। For example, let's say honesty, integrity, loyalty, no discrimination। So these are the value system of the individuals। अब यहाँ पर लीडर किस तरह से ethical culture अपनी organization में लागू कर सकता है, अप्लाई कर सकता है? First point is be a visible role model। Leader has to be in a situation that everybody is looking at the leader। all right, so he has to send a positive message to everyone। मान लेते हैं कि एक लीडर ऐसा है जो खुद लेट आ रहा है ऑफिस में, तो वहाँ पे वो रोल मॉडल की तरह काम कर रहा है, उसको देख के 50 लोग और लेट आना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से एथिकल कल्चर डेवलप करने के लिए सबसे पहली क्वालिटी आपको खुद में डेवलप करनी पड़ेगी, बी अ विजिबल रोल मॉडल। Second thing is communicate ethical expectations। You have to communicate what are the expectations you have for the people। It means that you have to communicate organization primary values as well as ethical rules। आपको ethical rules समझाने पड़ेंगे, communicate करने पड़ेंगे। For example, let's say if you are a kind of leader who believes in no discrimination policy, then you have to make sure that the people around you must understand that company is not going to accept any kind of behavior which is डिस्क्रिमिनेटरी इटसेल्फ। ठीक है, तो आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को बताने पड़ेंगे कि कंपनी में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं।
प्रोवाइड एथिकल ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स के थ्रू लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जा सकती है, जिससे वो एथिकल कल्चर क्या होता है, क्यों करना चाहिए, लॉयल्टी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, जेंडर डाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें उन्हें कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप या सेमिनार्स के थ्रू ट्रेन किया जाना चाहिए। देन फोर्थ इज विजिबली रिवॉर्ड एथिकल एक्ट्स एंड पनिश अनएथिकल वंस। तो जितने भी आपके एथिकल एक्ट्स होंगे उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए और अनएथिकल्स को पनिश करना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि एथिकल एक्ट्स और अनएथिकल कौन कौन से होंगे, एथिकल एक्ट्स में होगा आपका ऑनेस्टी। फॉर एग्जांपल, आपको किसी भी कॉलीग की कोई ऐसी चीज़ मिली दैट इज़ हाईली वैल्यूएबल एंड यू जस्ट कमिंग एंड रिटर्न टू दैट पर्टिकुलर employee, or you are helping someone, so that should be rewarded. And punish unethical ones. All right, if some employees are engaged in sexual harassment cases or any other discrimination, gender biasness, so that should be punished. The strong message should be given in front of the employees. ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जाने चाहिए, पॉजिटिव को अवार्ड मिलने चाहिए, रिवॉर्ड मिलने चाहिए, और अनएथिकल को पनिश करना चाहिए। लास्ट वन इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। रिपोर्ट अनएथिकल बिहेवियर, तो एक लीडर को हमेशा अनएथिकल बिहेवियर को रिपोर्ट करना चाहिए। ऑम्बड्समैन ऑफिसर्स आर क्रिएटेड। सो ऑम्बड्समैन ऑफिसर्स कौन से होते हैं, जिनको आप इथिकल जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे काउंसलर्स के पास जाते हैं। एथिकल काउंसलर्स आर देयर इन द कंपनी। तो ऑम्बड्समैन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं जिससे कि एथिकल बिहेवियर के ऊपर एक प्रैक्टिस कैसे लाई जाए वो चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। अगर कोई भी कंप्लेंट्स आती है दैट शुड बी गोन टू ombudsman officers. So these are the points. You can add many more points that how can a leader create a more ethical culture. जब भी आप ethical culture की बात करेंगे, ethical में आपका एक वैल्यू सिस्टम और बिलीफ, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लीडर्स इन्फ्लुएंस ऑन पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और हाउ कैन लीडर्स क्रिएट एंड मेंटेन पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने किया कि किस तरह से एक लीडर एथिकल कल्चर को प्रमोट कर सकता है, और यहाँ पर बात की जाती है पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एम्फसाइज बिल्डिंग ऑन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, रिवॉर्ड्स मोर देन इट पनिशेस। तो दोनों में हल्का सा ही डिफरेंस है, बाकी सारे पॉइंट्स आपके सेम है। एडिशनल पॉइंट आप कैसे यूज़ कर सकते हो, सिलेक्टिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब। अगर आपको पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाना है लीडर को, सबसे पहली चीज़ जो उसके आसपास एम्प्लॉयज़ हो वो उसी के जैसे हो, सिलेक्टिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सोशलाइजेशन, ओरिएंटेशन फॉर न्यू एम्प्लॉयज़, तभी आप एक पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट कर सकते हो। जब तक आप सोशलाइज नहीं करोगे, नए एम्प्लॉयज़ को नहीं बताओगे कि हमारा कल्चर कैसा है, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक आप एक पॉजिटिव कल्चर उन लोगों के साथ बिल्ड नहीं कर पाओगे। रिवॉर्डिंग मोर देन पनिशिंग, तो कई बार ऐसा होता है कि एप्रिसिएशन के कुछ वर्ड्स ही बहुत ज़्यादा काम कर जाते हैं, बजाय इसके कि आप किसी को चुपके से सैलरीज बढ़ा दें या फिर इंसेंटिव्स बढ़ा दें, बजाय इसके कि आप उसे रिवॉर्ड दें मोर देन पनिशमेंट। सो पनिशमेंट या फिर नेगेटिव रिवॉर्ड को कम से कम रखना चाहिए और पॉजिटिव रिवॉर्ड को ज़्यादा एम्फोसिस देनी चाहिए। मैनेजिंग द कल्चरल नेटवर्क बाय रिचुअल, सेरेमनीज, वैल्यूज, बिलीव्स। तो एक लीडर का काम है कि वो अपने कल्चरल नेटवर्क को उतना ही बूस्ट करे विद द हेल्प ऑफ रिचुअल सेरेमनीज। रिचुअल सेरेमनीज क्या थी, इसका मतलब जो भी आप एनुअल एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ भी करते हैं आप उसको कंटिन्यू कीजिए, आप नए नए रिचुअल्स बनाइए, नई नई सेरेमनीज क्रिएट कीजिए, नए नए अवार्ड फंक्शन रखिए, ताकि एम्प्लॉयज़ अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट फील कर सके, एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल टू। Last one is emphasizing growth and development. See, there is a difference between job and career. All right. So a leader emphasis more on the career development of the employees rather than putting into the job. They should not be considered just as a cog of machines who are working on the machines. All right. So एक leader का काम है कि एक अच्छा एक करियर डेवलप करना एम्प्लॉयज़ को जो उससे जुड़े हुए हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर सके कंपनी के साथ, एंड दैट कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके हो सकते हैं जिसके द्वारा लीडर एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयज़, इनफॉर्मल मीटिंग्स, इनफॉर्मल ट्रेनिंग, ऑलराइट, सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे इंसेंटिव्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो फन बेस्ड एक्टिविटीज़ प्लस एम्फोसिस ऑन द मोरल वैल्यूज़, इट कैन क्रिएट अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन।
सो टाइप्स ऑफ कल्चर्स इसमें रहते हैं। टाइप्स ऑफ कल्चर की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप कि ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ आएगा, लीडरशिप एंड कल्चर। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। So, all the best. We'll be moving to the next lecture, which will include the types of culture. Thank you so much.